हेलो प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती आरती दिवाकर गृह विज्ञान की अध्यापिका आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आय, व्यय और बचत। बच्चों, वर्तमान समय में पारिवारिक समृद्धि के लिए गृह प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। पारिवारिक अर्थव्यवस्था में आय, व्यय और बचत तीनों ही घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना सरल हो जाता है। बजट बनाकर उसी के अनुसार व्यय करने से धन का उचित उपयोग किया जा सकता है, यानी धन हम आवश्यक चीज़ों पर ही खर्च कर सकते हैं। अतः गृहिणी को बहुत ही सूझबूझ की आवश्यकता होती है, जिससे वह परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करे और कुछ धन भविष्य के लिए भी बचाकर रखे। अब बात करते हैं हम लोग आय का अर्थ परिभाषा की। आय का अर्थ गृह अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्व पारिवारिक आय का होता है। प्रतिदिन के कार्य के बदले साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक धनराशि जो कि पारिश्रमिक के बदले प्राप्त होती है, यानी जो हमारे मेहनत के बदले हमें पैसे प्राप्त होते हैं, उसे हम परिवार की आय कहते हैं। किसी निश्चित समय के अंदर, चाहे वह साप्ताहिक हो, मासिक हो या वार्षिक हो, सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले जो हमें धन प्राप्त होता है उसे हम आय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि जब व्यक्ति अपनी सेवा को दूसरे को प्रदान करता है तो उसके बदले में उसे जो धन प्राप्त होता है या जो धन अर्जित करता है वही उसकी आय कहलाती है। परिवार की आय में उसके सदस्यों के वेतन, मजदूरी से प्राप्त धन, ब्याज से अर्जित धन या व्यापार में कमाया गया लाभ आदि सम्मिलित रहते हैं। आय दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक भी हो सकती है। परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए जो आर्थिक प्रयास हैं उसके एक निश्चित समय पर प्राप्त होने वाली धनराशि को हम पारिवारिक आय कहते हैं। पारिवारिक आय में परिवार द्वारा एक निश्चित अवधि में प्राप्त की गई जो धनराशि है उसके अतिरिक्त अन्य सभी सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जो इसे अन्य माध्यमों के द्वारा उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए जैसे सरकारी तथा गैर सरकारी स्रोतों से मिलने वाली सुविधाएं, जैसे आवास, यात्रा भत्ता, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा संबंधी, टेलीफोन एवं बिजली की सुविधा इत्यादि को भी हम पारिवारिक आय का अंश मानते हैं। इसके अलावा ब्याज से प्राप्त धन, व्यापार से प्राप्त आय, संपत्ति से प्राप्त धन आदि को भी पारिवारिक आय में सम्मिलित किया जाता है। अब है आय की परिभाषा। प्रोफेसर ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रभाव है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। अब है पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय 3 प्रकार की होती है: मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। मौद्रिक आय 2 प्रकार की होती है: नियमित आय और अनियमित आय। वास्तविक आय भी 2 प्रकार की होती है: प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं मौद्रिक आय। मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में
एक निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है, यानी जो रुपयों पैसों के रूप में प्राप्त होती है, जैसे वेतन है, मजदूरी, ब्याज, किराया और पेंशन इत्यादि। मौद्रिक आय दो प्रकार की होती है। पहला है नियमित आय और अनियमित आय। नियमित आय से तात्पर्य उस आय से है जो हमें वर्ष भर यानी साल भर नियमित रूप से मिलती रहती है, जैसे वेतन, पेंशन आदि। नंबर 2 है अनियमित आय। अनियमित आय से तात्पर्य है कि वह आय जिसका वितरण या वर्ष भर समान नहीं होता है, जैसे कभी कम होता है और कभी ज़्यादा होता है। जैसे व्यापार से आय, क्योंकि व्यापार में कभी लाभ भी होता है और कभी हानि भी होती है। इसी तरह लॉटरी से प्राप्त आय। नंबर 2 है वास्तविक आय। वह आय जो मुद्रा के अतिरिक्त वस्तु तथा सेवाओं के रूप में हमें प्राप्त होती है, यानी जो हमें धनराशि के रूप में प्राप्त न होकर हमें वस्तु और सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है। वास्तविक आय भी दो प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष आय, इस आय में उन वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो पारिवारिक सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती है, यानी बिना धन खर्च हुए प्राप्त होती है, जैसे स्वयं के मकान का उपयोग, सरकारी मकान का प्रयोग, पुस्तकालय इत्यादि। नंबर 2 है अप्रत्यक्ष आय। इस आय के अंतर्गत वे वस्तुएं तथा सेवाएं आती हैं जो हमें मुद्रा के बदले में ही प्राप्त होती है, यानी धन राशि खर्च करने के बदले जो सुविधाएं और वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उसे हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं, जैसे धन खर्च करके सब्जी फल लेना, नौकर रखना, ड्राइवर रखना, सरकारी मकान इत्यादि। नंबर 3 है मानसिक आय। मानसिक आय के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा उसकी जो वास्तविक आय से प्राप्त संतोष मिलता है उसको सम्मिलित किया जाता है। इसे मापना संभव नहीं है, इसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पैसा खर्च करके चाय पीने पर एक व्यक्ति को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और दूसरे को कम, अतः ज़्यादा सुख संतुष्टि वाले व्यक्ति की मानसिक आय ज़्यादा होती है। अंत में कहा जा सकता है कि परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा जो अर्जित किया जाने वाला धन है वही पारिवारिक आय का माध्यम है, वही पारिवारिक आय है। अब है पारिवारिक आय के स्रोत। पारिवारिक आय के स्रोत निम्नलिखित हैं, यानी निम्नलिखित माध्यमों के द्वारा परिवार की आय प्राप्त हो सकती है। जैसे पहला है परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। वेतन पारिवारिक आय का प्रमुख स्रोत है। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य के बदले वेतन प्राप्त होता है। परिवार के मुखिया को प्रत्येक माह या महीने में एक निश्चित धनराशि वेतन के रूप में प्राप्त होती है। इस आय में मुखिया के अतिरिक्त यदि गृहिणी भी नौकरी करती है तो उसकी भी आय को सम्मिलित किया जाता है। बेटा या बेटी का वेतन भी सम्मिलित किया जाता है। इस आय में उन सभी सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है जो नौकरी के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होती है, जैसे बोनस, भत्ता, आवागमन सुविधा, मकान भत्ता, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, मकान सुविधा इत्यादि। वेतन एक निश्चित धनराशि होती है जो हमें प्रत्येक महीना प्राप्त होता रहता है। दूसरा है मजदूरी। आय का अन्य स्रोत दैनिक मजदूरी भी है। शारीरिक श्रम या कार्यों के बदले मिलने वाली धनराशि को हम मजदूरी भी कहते हैं। मजदूरी प्राय दैनिक होती है। दैनिक श्रम के बदले प्राप्त होने वाले धन को ही हम आय माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दिन कार्य नहीं करता है तो उसे मजदूरी प्राप्त नहीं होती है।
मजदूरी के माध्यम से पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे अपनी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार ही आय प्राप्त करते हैं। नंबर 3 है व्यवसाय। परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला किसी भी प्रकार का व्यवसाय भी पारिवारिक आय का स्रोत हो सकता है। आधुनिक युग में हमारे देश में अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि पारिवारिक आय के स्रोत हो सकते हैं। इन व्यवसायों को शिक्षित व अशिक्षित दोनों वर्ग कर सकते हैं। उदाहरण के अनुसार जैसे दुकानदारी, फैक्ट्री, कारखाना, थोक व्यापार, कमीशन का व्यापार आदि। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पेशे भी होते हैं जिनके लिए विशिष्ट योग्यता एवं कुशलता की आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्टर, वकील, लेखक, कलाकार, वास्तुकार, मनोवैज्ञानिक, कोचिंग सलाहकार आदि। पेशों से प्राप्त होने वाली आय निश्चित नहीं होती है और ना ही उनके जो मिलने की तारीख होती है वो भी निश्चित होती है। व्यावसायिक आय में व्यक्ति की क्षमता, कार्यकुशलता, योग्यता व साख पर निर्भर करती है। व्यवसाय में मनुष्य काफ़ी धन अर्जित कर लेते हैं। अब है ब्याज से प्राप्त आय। पारिवारिक आय का एक स्रोत ब्याज भी है। पहले से अर्जित किए हुए धन यानी जो धन संचित किया गया है उस धन पर ब्याज अर्जित किया जा सकता है। यह ब्याज हमें बैंक, डाकघर, यूटीआई तथा अनेक कंपनियों द्वारा एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। इस प्रकार की आय उन लोगों की हो सकती है जिनके पास काफ़ी धन संचित रहता है यानी इकट्ठा होता है। नंबर 5 है परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे। पारिवारिक आय के स्रोत घरेलू उद्योग धंधे भी होते हैं। ये परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार के परिवारों में पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के घरेलू उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में है पशुपालन है, टोकरियां बनाना है, रस्सी बनाना जैसे अनेक घरेलू उद्योग धंधे किए जाते हैं। और शहरी क्षेत्रों में जैसे सिलाई, कढ़ाई, मुर्गी पालन, स्वेटर बुनना, अचार, चटनी, पापड़ आदि बनाने का कुछ मुख्य घरेलू उद्योग धंधे हैं। घरेलू उद्योग धंधों में परिवार के विभिन्न सदस्य अपना अपना योगदान भी दे सकते हैं। परिवार की जो मूल आय है उसमें वृद्धि करने के लिए यानी उसे बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग धंधों को अपनाना विशेष रूप से उपयोगी होता है। कुशल गृहिणियाँ घरेलू उद्योग धंधों से अपनी आर्थिक स्थिति और रहन सहन के स्तर को भी उन्नत बनाने में अपना योगदान कर सकती हैं। नंबर 6 है कृषि व्यवसाय। पारिवारिक आय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत कृषि व्यवसाय है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या है वो खेतीबाड़ी के कार्य में संलग्न रहती है। इस व्यवसाय में फसल तैयार करके उसे बेचकर जो लाभ प्राप्त होता है उसे हम कृषि संबंधी आय मानी जाती है। इस व्यवसाय में कार्यरत लोग कृषि के साथ साथ कुछ अन्य कार्य करके भी अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे गांव के लोग पुलिस, सेना तथा अध्यापन के कार्यों के द्वारा पारिवारिक आय में वृद्धि करते हैं। नंबर 7 है पशुपालन। पशुपालन भी पारिवारिक आय का स्रोत है। पशुपालन व्यवसाय में गाय, भेड़, बकरी आदि पाले जाते हैं। इन पशुओं का दूध बेचकर आय प्राप्त की जाती है। इन पशुओं के बच्चे भी बेचे जाते हैं और कुछ पशु इसलिए पाले जाते हैं ताकि उनका मांस बेचा जा सके। जैसे मुर्गी पालन तथा मछली पालन भी इसी प्रकार के व्यवसाय में आते हैं। नंबर 8 है उपहार द्वारा आय। परिवार को समय समय पर मिलने वाले उपहारों तथा भेंटों को भी हम आय में सम्मिलित करते हैं। हमारे देश में विभिन्न अवसरों जैसे जन्म दिवस, मुंडन संस्कार,
जनेऊ संस्कार, नामकरण, कान छेदन, विवाह आदि उपहार देने की प्रथा है। इन उपहारों को हम पारिवारिक आय का स्रोत भी मानते हैं। नंबर 9 है पेंशन की आय। पारिवारिक आय का स्रोत पेंशन भी है। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी कार्यालय से अवकाश प्राप्त कर लेता है यानी रिटायर हो जाता है, तो उसे जो मिलने वाली पेंशन है वो भी पारिवारिक आय का एक स्रोत होती है। पेंशन भी वेतन के समान प्रत्येक महीने प्राप्त होती है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन आत्मनिर्भरता का बोध कराती है तथा यह आय परिवार की आय में भी वृद्धि करती है। नंबर 10 है किराया। घर तथा दुकानों से प्राप्त होने वाले किराए की धनराशि भी आय का प्रमुख साधन है। नंबर 11 है रॉयल्टी। पुस्तकें लिखने पर प्रकाशक द्वारा लेखक को प्रतिवर्ष कुछ धनराशि रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होती है। धन्यवाद।